आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज यह 17वां चिंतन सत्र है। इसके बाद और 3 होंगे। जो अंतिम 20वां सत्र होगा वह ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को होगा। वह समापन का सत्र होगा। उस समापन के सत्र में जो श्रोता निरंतर जुड़ते रहे हैं, नियमित जुड़ते रहे हैं, उनमें से जिनको भी अपना अभिप्राय, अपना अनुभव प्रस्तुत करना है, सुझाव देना है, इन सब के लिए वो सत्र रहेगा। आधा सत्र तो उसके लिए रहेगा, आधा सत्र फिर समापन वक्तव्य के लिए रहेगा। तो सभी सुधी श्रोताजन अपनी अपनी तैयारी उस दिशा में करें। इसके लिए हमको पिछले सारे सत्र सुनना है या हमने नोट्स बनाए हैं तो वो सारे देखना है। तो वह गृह कार्य भी, गृह पाठ भी हम पहले से करें और अपने अभिप्राय को, सुझाव को व्यवस्थित रूप से लिखें ताकि सब लोग उससे लाभान्वित हो और आगे के आयोजन के लिए भी हमें कुछ अच्छी सही दिशा प्राप्त हो। तो एक तो समापन सत्र है। उसके पूर्व का जो ज्येष्ठ आषाढ़ कृष्ण पक्ष की, नहीं, वैशाख ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी होगी, माने 19वां सत्र होगा। वो पूर्ण रूप से प्रश्नोत्तर का सत्र रहेगा। अभी हमारे रोज 15 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए होते हैं, परंतु वह तो उसी दिन जो हमारा विषय हुआ है उसके संदर्भ में प्रश्नोत्तर होते हैं। ये जो 19वां सत्र रहेगा वो पूर्ण हमारे पूर्व में जो 18 सत्र हुए हैं उनको लेकर समन्वित रूप में उसके बारे में विचार करने पर जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं उन प्रश्नों को पूछने के लिए है। तो जिन जिन को प्रश्न पूछने हैं वो यदि अपने प्रश्न पहले हसुमती बहन तक पहुंचाए तो फिर उन प्रश्नों को क्रम में बिठाने के और उनके चयन के लिए वह उपयोगी रहेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप कम से कम 18वें सत्र की समाप्ति पर अपने अपने प्रश्न हसुमती बहन तक पहुंचाए। आज का 17वां और 18वां, इसके बाद जो आने वाला सत्र है उसमें हम व्यास विद्यापीठ की सही अवधारणा, उसके अंतर्गत होने वाले कार्य और फिर आगे इसका अनुवर्ती कार्य कैसे होगा 20 सत्र समाप्त होने के बाद, इसके निरूपण में जाएगा। आज का विषय है, अब हम गत 2 सत्रों से लोक जीवन के लिए, जन जीवन के लिए मुख्य बातें कौन सी हैं जिनका हमें परिष्कार करना है, जिन मतों को स्थापित करना है, लोक की धारणाओं को परिष्कृत करना है, आज के समय में क्या आवश्यक है, उसको हम व्यास विद्यापीठ का कैसे बनाएंगे, ऐसे 2 मुद्दों पर हम 2 सत्रों में बात करने वाले हैं। गत 2 सत्रों में हमने हमारी जीवन शैली और फिर हमारे जीवन का नियोजन, इस रूप में हमने बात की थी, क्योंकि वह संपूर्ण जन समाज को लागू होने वाला विषय है। आज हम उसी विषय का एक तीसरा आयाम लेने वाले हैं। हमारे जीवन की रचना प्लानिंग के साथ साथ ये जुड़ी है। तो ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनमें हमारे संपूर्ण जन समाज के मत के परिष्कार की आवश्यकता है। सबसे पहला हम 1, 2, 3 करके ही जाएंगे, क्योंकि वो तो 100% लोगों को लागू है। हमारे घर में
बच्चों का जन्म होता है। ये तब से हमारी नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। प्रश्न ये है कि माता पिता की कौन सी आयु में बच्चों का जन्म होना चाहिए। इसके पूर्व और इससे संबंधित प्रश्न है, किस आयु में विवाह होना चाहिए। यह तो सामान्य रूप से पता है कि 25 वर्ष की आयु में, 1/4 आयु में हमारा गृहस्थाश्रम शुरू होता है और विवाह होने पर गृहस्थाश्रम हमारा शुरू होता है। गृहस्थाश्रम होते ही वो पति पत्नी बनते हैं और पति पत्नी होने के बाद क्रम में, स्वाभाविक क्रम में माता पिता भी बनते हैं। किस आयु में बच्चों को जन्म देना चाहिए। यदि 35 वर्ष के होते होते 2, 3, 4 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं तो फिर आगे वानप्रस्थाश्रम के लिए उचित आयु में हम निवृत्त भी होते हैं। अब ये तो आज बहुत कठिन हो गया। एक तो 3 बच्चे, 4 बच्चे, इसका तो कोई विचार ही नहीं कर सकता है। ये भी दूसरा मुद्दा है, कितने बच्चे होने चाहिए, किस आयु में बच्चों का जन्म होना चाहिए। इन दो बातों में हमें जन समाज की धारणाएं बहुत प्रभावी ढंग से बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अधिक आधुनिक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम तथाकथित आज की शिक्षा का अंगीकार करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक ही बच्चा होना ऐसी धारणा प्रभावी बनती जाती है, क्योंकि शिक्षा ही परवड़ती नहीं है, क्योंकि उसका संगोपन करना वो बहुत कठिन हो जाता है, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार आदि की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बच्चों का जन्म कब होना और कितनी संतानें होना, इस विषय पर हमें जागृति लाने की आवश्यकता है। इसका बहुत पूर्ण समाज में व्यापक स्तर पर मंथन होने की आवश्यकता है। अभी अभी तो जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जाती है, महानगरों में बच्चे ही नहीं चाहिए, ये भी फैलता जा रहा है कि बच्चे ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, इसके इतने अनेक कारण होते हैं कि हम सुन सुन कर चकित रह जाते हैं। बच्चे ही नहीं चाहिए। फिर होता है कि विवाह की ही आवश्यकता क्या है, यहीं से शुरू होता है। क्यों विवाह करना चाहिए। आजकल लड़कियों का मानस तो और बढ़ रहा है, क्यों विवाह करना चाहिए। क्योंकि विवाह करने के बाद जो परिवर्तन होता है वह तो लड़की के जीवन में होता है। लड़कियां अब ऐसा तर्क करने लगी हैं कि हम ही क्यों माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर में जाएं। वो दूसरा घर सही में अपना घर है, ऐसे संस्कार जो पूर्व में होते थे वो तो अब होते नहीं है। तो फिर हम ही क्यों अपना घर छोड़े, क्यों दूसरों के घर में जाएं, क्यों किसी के अधीनता का स्वीकार करें। ऐसा ऐसा करके हम क्या अपने पैरों पर नहीं खड़े रह सकते। तो हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। हमारा जीवन है, मेरा क्या, मुझे मेरे जीवन का क्या करना वो मेरा अधिकार है। इसलिए वो विवाह ही नहीं करना चाहती हैं। तो विवाह नहीं करना, माता पिता नहीं बनना, बच्चों को जन्म नहीं देना, एक ही बच्चे का जन्म होना, बहुत बड़ी आयु में माता पिता बनना, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिससे हमारे सांस्कृतिक आधार नष्ट हो रहे हैं। तो इस विषय पर अच्छी तरह से अध्ययन करना और फिर इस अध्ययन की फलश्रुति को संपूर्ण समाज के सामने रखना। अब इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना ये तो पितामही विद्यापीठ में होगा, क्योंकि घर से संबंधित है, परंतु इसको संपूर्ण समाज में ले जाना ये व्यास विद्यापीठ का काम होगा। क्योंकि एक ही परिवार में होने से तो चलता नहीं, एक ही परिवार को तो आसपास के लोग सुख से रहने ही नहीं देंगे।
तो एक घर में होना, इसका अध्ययन, चिंतन, प्रयोग, साहित्य निर्माण, ये सारा तो पितामही विद्यापीठ में होगा, परंतु इसको संपूर्ण समाज में ले जाने का दायित्व व्यास विद्यापीठ को निभाना होगा। एक मुद्दा बच्चों का जन्म, बच्चों की संख्या, इसको लेकर, शिक्षा को लेकर, अरे किस आयु में विद्यालय में भेजना और कितने वर्षों तक शिक्षा होना, इसका कोई अनुपात है कि नहीं है? कैसा प्लानिंग होगा? 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष की आयु तक पढ़ाई ही पढ़ाई चल रही है, ऐसे तो नहीं होता। तो जो शिक्षा है उसको एक एक लौकिक अर्थ में एक पड़ाव पूर्ण होकर बाद में अप्लाइड शिक्षा रहेगी, ऐसी रचना की आयु क्या है? तो हमारी परंपरा कहती है, हमारी जो व्यावहारिक समझदारी है हमारे पुरखों की, वो कहती है कि देखो 10 वर्ष की आयु में तो हमारी संतान कि करियर क्या होगी, अर्थार्जन का तरीका क्या होगा, व्यवसाय क्या होगा, वो निश्चित हो जाना चाहिए। 10 से 15 वर्ष की आयु तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। 15 से 20 वर्ष की आयु में तो अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए और 20 वर्ष की आयु में पूर्ण सिद्धता से व्यवसाय प्रारंभ हो जाना चाहिए और व्यवसाय में सेटल हो जाने पर 25 वर्ष की आयु में विवाह होना चाहिए। अब आज क्या स्थिति है? 10 वर्ष की आयु में तो कुछ भी नहीं तय होता, इतने ही नहीं, 25 वर्ष की आयु में भी क्या बनना है, क्या करना है, देखते हैं, सोचते हैं। ग्रेजुएट हो गए, अगर मास्टर्स में प्रवेश मिला तो मास्टर्स करेंगे, नहीं तो देखते हैं नौकरी ढूंढेंगे। तो ये तो स्थिर जीवन का लक्षण ही नहीं है। इस संदर्भ में देखेंगे तो कुटुंब का जो पारंपरिक वंशानुगत व्यवसाय होता था, वह जन्म से ही नई पीढ़ी का अर्थार्जन सुरक्षित कर देता था। अर्थार्जन को लेकर चिंता ही नहीं रहती थी, अर्थार्जन को लेकर कोई तनाव नहीं रहता था, अर्थार्जन को लेकर शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी ये भी नहीं रहता था, अर्थार्जन को लेकर महंगी शिक्षा होगी ये भी प्रश्न नहीं होता था, क्योंकि व्यवसाय की शिक्षा तब जन्म से ही घर में प्राप्त होनी शुरू हो जाती थी और एक छात्र और 4 शिक्षक ऐसी व्यवस्था होती थी और उसको सर्व प्रकार से अर्थार्जन सुरक्षित करना, व्यवसाय निश्चित करना, ये अपने आप हो जाता था। अब ये तो हमने छोड़ दिया और व्यक्ति का घर से बाहर व्यवसाय करना ये व्यवस्था हो गई, तो अब सबको चिंता लगी है। व्यवसाय के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए खर्च करने की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए घर से बाहर जाने की बाध्यता है। हम विस्थापित हो गए, ये सारी व्यवस्था ऐसी गड्ढमड्ढ हो गई। तो फिर हमें कुटुंबगत व्यवसाय के बारे में पुनर्विचार तो करना होगा और कितने आयु में शिक्षा का प्रारंभ होना और कितनी आयु तक शिक्षा ही ग्रहण करते रहना, ये भी तय करना होगा। ये प्लानिंग का, ये व्यक्तिगत जीवन का प्लानिंग नहीं है, ये समाजगत जीवन का प्लानिंग है। समाज में सर्वत्र ऐसा होना चाहिए, तभी तो ये होगा। एक व्यक्ति सोचेगा, एक कुटुंब सोचेगा और कुछ करने का प्रयास करेगा तो ये नहीं होगा। तो ये एक तो शिक्षा कितनी महंगी होनी चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितने वर्ष तक पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, हमारे व्यवसाय का क्षेत्र कौन सा होगा, हम अर्थ के साथ धर्म और काम का भी विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी बातें विचारणीय हैं और लोकमत परिष्कार का विषय बनती हैं। ये घर घर की बात है, ये व्यक्ति व्यक्ति की बात है और ये संपूर्ण समाज की भी बात है।
इसी संदर्भ में आज जो अत्यंत विपरीत बात हो रही है, हर बच्चे को लिखना पढ़ना आना, ये ऐसा हमारे अंदर तक उतर गया है कि हर एक व्यवसायी को अपना व्यवसाय, अपना कुटुंबगत व्यवसाय, अपना घर छोड़कर विद्यालय में जाओ, विद्यालय में जाओ। अब ये सरकारी नीति बनती है, सार्वजनिक नीति बनती है, सर्वजन समाज के मानस में स्थापित किया जाता है कि हर बच्चे को स्कूल तो जाना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर हिम्मत करके व्यावहारिक विचार करो तो किसान के बेटे को विद्यालय जाने की क्या आवश्यकता है? उसका घर और उसका खेत ही तो उसके लिए विद्यालय है, गुरुकुल है। गोपालन करने वाले को गो विज्ञान सीखना है और गाय को दुहना, गाय की सेवा करना, गाय को जानना समझना, दूध को समझना, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, पंचगव्य आदि के बारे में जानना समझना आवश्यक है कि विद्यालय में जाकर अपना व्यवसाय छोड़ दो, अपने घर का वातावरण छोड़ दो, अपना आने वाले जीवन के लिए जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो छोड़ दो और इधर गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल, लिखना पढ़ना वो सब रटो। तो अब हम क्या कहते हैं, किसान के बेटे को किसान होना ही नहीं है, अब तो किसी को खेती नहीं करना है। क्या किया हमने? खेती को ही अनाश्रित कर दिया, खेती करना किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा ऐसा किया, तो खेती भी अनाश्रित हो गई, अनाज उगना ये भी दूभर हो गया, फिर उसमें मैनेजमेंट आ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया और किसान का बेटा खेत बेच कर नगर में जाकर फ्लैट में रहने लगा और 4 पैसे की नौकरी करने लगा। ये क्या हुआ? संपूर्ण समाज को हमने अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न ऐसा कर दिया और व्यक्ति को असुरक्षित बना दिया। अर्थार्जन ही फिर उसकी मजबूरी हो गई, कैसे अर्थार्जन करेंगे यही चिंता हो गई। तो सारे व्यवसायों का असामाजिकरण कर दिया हमने, अकुटुंबीकरण कर दिया, कुटुंब में नहीं रहा, समुदाय में भी नहीं रहा, अपने कुल का व्यवसाय ही नहीं रहा। पहले हर कुल का अपना व्यवसाय होता था और उस कुल को अपने व्यवसाय के बारे में कुशलता होती थी, ज्ञान होता था, एक मन में ऐसा गर्व होता था, उत्कृष्ट उत्पादन करेंगे, काम करेंगे ऐसी जो चाह होती थी, गौरव होता था और मैं इससे समाज की सेवा कर रहा हूँ ऐसी भावना होती थी, वो सारा नष्ट हो गया। इसलिए ये दूसरा है, शिक्षा और अर्थार्जन का व्यवसाय तय करना। तीसरा इसके साथ का जुड़ा मुद्दा है, व्यवसाय एक बार अर्थार्जन का हो या सेवा का हो, व्यवसाय एक बार तय हुआ तो उसको बार बार बदलना नहीं। देयर इज नो सैंक्टिटी अबाउट इट। इसके बारे में पवित्रता जैसा कुछ रहा ही नहीं है। कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कभी भी व्यवसाय बदल सकते हैं और उस व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकते हैं। क्या ये भटकता जीवन हो गया अभी? तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। कुल के व्यवसाय को छोड़ना नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से यदि व्यक्तिगत पसंद से यदि छोड़ा भी तो दूसरा कौन सा व्यवसाय होगा वो समाज मिलकर तय करेगा, व्यक्ति नहीं तय करेगा, कुटुंब नहीं तय करेगा, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था का, समृद्धि का आधार है। इसलिए कोई इसमें स्वैर नहीं हो सकता। आज की भाषा क्या है, क्यों नहीं, मुझे जो व्यवसाय करना होगा वो करूंगा, मेरी जिम्मेदारी पर करूंगा, मेरी स्वतंत्रता है। इसको स्वतंत्रता नहीं कहते कि कुल का व्यवसाय नहीं छोड़ना। इसके आधार पर हमारी जातियां बनी थी, हर जाति का अपना पुराण होता था, हर जाति की अपनी लिगेसी होती थी, हर जाति का अपना देवता होता था, हर जाति का अपना
पूर्व मूल पुरुष होता था, गोत्र होता था, कुल पुरुष होता था, परंपरा होती थी, उस परंपरा की पवित्रता होती थी, श्रेष्ठता होती थी, महत्व होता था। ये सारी भावनाएं विस्थापित हो गई, तहस ने सब कुछ ऐसे बिखेर दिया, तोड़ फोड़ कर कर करके सबको बिखेर दिया। उसके स्थान पर नई व्यवस्था तो निर्माण ही नहीं की, कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसको जो मर्जी करो। इसको तो स्वतंत्रता नहीं कहते। घर में भी कोई जो मर्जी करो ऐसा नहीं होता, समाज में भी जो मर्जी करो नहीं होता। कुछ शिष्टता के नियम है, कुछ व्यवस्था के नियम होते हैं, कुछ भावनाओं के नियम होते हैं, कोई संस्कृति के नियम होते हैं। नियमों में चलना ये तो सुसंस्कृत समाज के एक घटक की अनिवार्यता है। तभी तो एक समाज कुटुंब बनता है, तभी तो एक समाज सुगठित सुग्रथित ऐसा रहता है। तो ये तीसरा मुद्दा है, व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होना। इसलिए ऐसा हमने सुना है, कहीं बोला भी है कहीं, कि जैसे समाज में बहुत सुंदर स्त्रियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी सुंदरता है, श्रेष्ठता है। कोई बुद्धिमती होती है, कोई कुलीन होती है, कोई गुणवती होती है, कोई बुद्धिमती होती है, कोई विद्या उच्च विद्या विभूषित होती है, कोई सुंदर होती है, बहुत सारी होती है। सबकी सुंदरता का अप्रिसिएशन करने के बाद भी मेरी पत्नी तो एक ही होती है। सारी सुंदर स्त्रियां आज ये कल वो परसों ये ऐसे सौदे नहीं होते। पत्नी तो एक ही होती है, और पत्नी के साथ का जीवन जन्म जन्मांतर का होता है। तो व्यवसाय के प्रति भी ऐसी ही निष्ठा हमारी परंपरा में रही है कि मैं वैद्य हूं तो पीढ़ियों से वैद्य हूं, मैं आचार्य हूं तो पीढ़ियों से आचार्य हूं। ये मेरा सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व है और उस व्यवसाय के प्रति मेरी निष्ठा है। आज व्यवसाय को हम वारांगना की तरह देखते हैं, कभी भी चलता है, कोई भी चलता है, कुछ भी चलता है, 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं ना, इस व्यवसाय को बदलकर उस व्यवसाय में जाना। ये बड़ा गंभीर मामला तो है। किसी के सहज रूप में गले ही नहीं उतरेगा। क्यों नहीं ये शिक्षा ग्रहण करना, क्यों नहीं ये व्यवसाय करना, क्यों इसमें ज्यादा चलता है तो ज्यादा पैसा मिलता है तो क्यों नहीं बदलना। अंततोगत्वा व्यवसाय क्यों करते हैं? व्यवसाय पैसा कमाने के लिए ही तो करते हैं। नहीं, यही भारतीय सोच नहीं है। पैसा कमाना ये तो दूसरे नंबर की बात है, समाज की सेवा करना ये पहले नंबर की बात है। सुसंस्कृत समाज की तो सोच ऐसी ही रहती है। तो इसके बारे में सर्वजन समाज में सही सही धारणा बने, बहुत कठिन काम है, बहुत विपरीत दिशा में जाना है। माने हम ऐसी उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि पहले तो ये समझना कि हम जा रहे हैं वो उल्टी दिशा है, फिर उसमें खड़े रहना, सोचना, मुड़ना, वापस आना, सही दिशा में जाना, सबको ले जाने के लिए प्रेरित करना, शिक्षित करना, उनका प्रबोधन करना, बहुत कठिन बातें हैं। परंतु हमने अपने समाज की गढ़ी जिसको बोलते हैं, समाज की व्यवस्था को ऐसे तहस नहस कर दिया है कि ये सारे खंडहर में से, सारे भंगार में से पुनः व्यवस्था निर्माण करना और इसके लिए मूल में जाकर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो ये एक साथ पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ दोनों के विषय हैं। किस आयु में और किस रूप में अर्थार्जन करना। और एक मुद्दा इतना ही गंभीर है, कितने वर्षों तक व्यवसाय करना, कितने वर्षों तक पैसा कमाना, कब निवृत्त होना। निवृत्त होना 2 पद्धति से होता है, 2 आयामों में होता है। एक घर संसार से निवृत्त होना और दूसरा व्यवसाय से निवृत्त होना।
निवृत्त होने का अर्थ काम नहीं करना ऐसा नहीं होता है। निवृत्त होने का अर्थ है अधिकार छोड़ना और अर्थार्जन छोड़ना, ऐसा होता है। अब आज तो सरकार ने ही निवृत्त होने की आयु, व्यवसाय से निवृत्त होने की आयु 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष ऐसी कर दी है। अब हमारा वानप्रस्थ आश्रम पारंपरिक पद्धति में शुरू होता है 51 वर्ष में, और हम निवृत्त ही नहीं हो रहे हैं, व्यवस्था ही नहीं है निवृत्त होने की, तो मन भी नहीं करता है। घर संसार से भी निवृत्त नहीं होते हैं। अभी पितामही विद्यापीठ की बात हो रही थी, तब हमारा जो कुटुंब सदस्यता पत्रक है उसमें गृह स्वामिनी के हस्ताक्षर ऐसा था। अब प्रश्न ये हुआ कि गृह स्वामिनी कौन है। प्रश्न कैसे आते थे, घर में 90 वर्ष की सास है, 60 वर्ष की पुत्रवधू है, वो भी सास बनी है, 30 वर्ष की और एक पुत्रवधू है, 3 पीढ़ियां हुई, गृह स्वामिनी कौन है इसमें। जो 90 वर्ष की पितामही है वो है, 60 वर्ष की उसकी पुत्रवधू वो है, वो भी तो सास है, और 30 वर्ष की पुत्रवधू है वो है। कौन है गृह स्वामिनी, कौन है। तो पहले तो डिफाइन होता था कि एक समय ऐसा आता था जब सास जो गृह स्वामिनी है उसके पल्लू पर कोठार की, भांडार की चाबी है, वह उसका अधिकार है, वो घर चलाने वाली है, वो गृह स्वामिनी है। फिर एक दिन ऐसा होता था कि वो गृह स्वामिनी, वो सास अपने पल्लू से चाबी छोड़कर पुत्र वधू के पल्लू पर बांधती है। तो अब गृह स्वामिनी कौन हुई, वो पुत्र वधू हुई, वो कुटुंब चलाती है। ऐसे ही पिता अपने व्यवसाय की पगड़ी एक दिन पुत्र के सर पर रख देता है, अब वह गृह स्वामी हुआ। पिता अधिक कुशल है व्यवसाय में, अधिक अनुभवी है, अधिक ज्ञानवान है, परंतु वह अब गृह स्वामी नहीं है, व्यवसाय का स्वामी नहीं है, और फिर भी लोग साथ में रहते ही हैं। अभी क्या मानसिकता हुई, पुत्र के घर में रहना, नहीं नहीं, पिता के घर में रहना, नहीं नहीं, पिता पुत्र का एक ही घर है, ये मानना भी कितना कठिन हो जाता है। तो क्या हुआ, मानस बदल गया, व्यवस्था बदल गई, व्यवहार बदल गया, भावना बदल गई, सब कुछ बदल गया, और हमारा निश्चित ही नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कभी कभी घरों में डाइनिंग टेबल पर हेड ऑफ द टेबल कौन बैठेगा, उसी में ये सारा परिलक्षित होता है। और घर का कमाई करने वाला पुत्र हेड ऑफ द टेबल बैठेगा, और निवृत्त पिता का क्या होगा फिर, वो तो पुत्र के घर में रहता है, ऐसी बात हो गई। अब पुत्र के घर में रहना अच्छा नहीं लगता, पिता के घर में रहना अच्छा नहीं लगता, दोनों का मिलकर एक ही घर है ऐसा समझ में नहीं आता, क्योंकि एक ही कुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होता। पुत्र का व्यवसाय अलग, पिता का व्यवसाय अलग, कोई किसी का मार्गदर्शक नहीं, कोई अधिक अनुभवी नहीं, ना अर्थार्जन के क्षेत्र में, ना गृह संचालन के क्षेत्र में, कोई परंपरा ही नहीं, ऐसे विस्थापित हो गए हम। तो इसे इसलिए किस आयु में निवृत्त होना, मैंने कौन सा व्यवसाय करना, ये तो आ ही गया, किस आयु में निवृत्त होना ये भी तय करना, ताकि आगे हम जो पिछले सत्र में कहा था कि 50 वर्ष के होने तक हम कुटुंब के सेवा कर रहे हैं, 50 वर्ष के बाद आगे के 25 वर्ष हमें समाज की सेवा करनी है, तो वो तो हो नहीं रहा फिर, क्योंकि 65 वर्ष के जो अपना व्यवसाय करते हैं उनको तो व्यवसाय छोड़ने का मन ही नहीं करता, नहीं नहीं अभी करना है, अभी करना है, अभी पैसा कमाना है, अब तो जरा शुरू हुआ है, अब तो धंधा सेटल हुआ है, तो 65 वर्ष की आयु में भी व्यवसाय करना, 67 वर्ष की आयु में भी करना, और बाद में वानप्रस्थ क्या है, बाकी बाद में तो
स्वैर हो गया। अब क्या करना है, जिंदगी भर हमने काम किया, बहुत परिश्रम किया, अब तो आराम करेंगे। तो समाज सेवा की तो बात ही नहीं। फिर समाज सेवा करते हैं वो भी शौक की करते हैं, माने गए तो गए, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, उसमें कोई बंधन नहीं, ऐसा हो जाता है। तो मुद्दा है निवृत्त कब होना, घर संसार से और व्यवसाय से अर्थार्जन से निवृत्त कब होना। ये ऐसे कुछ विषय हैं जिनके लिए हमें लोकमत परिष्कार करने की आवश्यकता है। हमारे कुटुंब की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, व्यवसाय के बारे में विचार करने की भी आवश्यकता है, और हमारे व्यक्ति व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा जन्म विवाह आदि सारी बातों की भी आवश्यकता है। जब ये बातें निश्चित होती थी तब जाकर जातियां बनती थी, वर्ण बनते थे। माने वर्ण और जाति, हम कहते हैं गुण कर्म विभागशः, हम जो काम करते हैं उसके आधार पर जातियां बनती हैं, उसके आधार पर हमारे वर्ण डिफाइन होते हैं। अब जन्म से वर्ण तो डिफाइन होने लगे, परंतु वर्ण के अनुसार हम काम नहीं करते। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं तो हमें गौरव तो है ब्राह्मण वर्ण का, है हम ब्राह्मण हैं, वर्णानाम ब्राह्मणों श्रेष्ठ कहेंगे, वर्णों में सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहते समय तो हमारा कॉलर टाइट होता है और हमारे हमारे हमारा टोन ही एकदम बदल जाता है। परंतु ब्राह्मण के आचार की बात करो तो नहीं, आज के जमाने में कहाँ आचार, क्या संस्कृत आती है, क्या वेद पाठ करते हैं, क्या मंत्रोच्चार करना आता है, क्या हम विद्या को धर्म को बेचेंगे नहीं ऐसा व्रत होता है, क्या हम बाहर का कुछ खाएंगे नहीं इतनी आचार शुद्धि होती है, क्या ब्राह्मण वर्ण के लिए जो काम निर्धारित हुए हैं वे ही करते हैं, या सारे वर्णों के काम हमने तो ले लिए ऐसा करते हैं। तो फिर आज का अब वातावरण ऐसा हो गया कि वर्ण और जाति के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, बोले कि गए, लेकिन चर्चा भी करने लगे तो सभी वर्णों वाले लोग इसका विरोध करेंगे। क्यों, ब्राह्मण को ही क्यों नहीं करना, सारे जो भी अरे ब्राह्मण है तो सबसे ज्यादा दूध लिया, क्या हुआ, सबसे ज्यादा निर्बंध और नियम तो ब्राह्मणों के लिए है, आचार के भी, ज्ञान के भी, व्यवसाय के भी, सारे है? किसका खुला है, म्यूट करो, म्यूट करो भाई, म्यूट करो। नियम और निर्बंध इनका पालन करना नहीं, और वर्ण की श्रेष्ठता तो बताना। तो हमने अगर वर्णानाम ब्राह्मणों श्रेष्ठ ऐसा है तो फिर संपूर्ण समाज की यदि दुर्गति होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो तो नहीं लेंगे। व्यवसाय शूद्र का करेंगे, तथाकथित शूद्र का करेंगे और कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं चलता। तो हमने क्या किया, समाज व्यवस्था जो जाति और वर्णों के आधार पर बनी थी उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया, और फिर जाति और वर्ण हमारे कुछ कुछ बातों में तो हमने बनाए रखा, उसको भी छोड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं आती है। तो समाज का आधार तो चला गया, अभी समाज का आधार तो नष्ट हो गया, तो ऊपर जो भवन बना था, समाज रचना जो बनी थी, वो भी सब खंडहर हो गया, और उस खंडहर को हम पुनः भवन में रूपांतरित कैसे करेंगे। ये सारी बातें व्यवसाय के साथ, शिक्षा के साथ, विवाह के साथ, संप्रदाय के साथ और जन्म के साथ और बच्चों के संगोपन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ये केवल शिष्टाचार के रूप में नहीं है। अब जैसे हम कुटुंब को यूनिट मानते हैं, कुल रीति, किसी को अभिमान है क्या, किसी को कुल रीति का पता है क्या, नहीं पता है।
तो अपना को आज क्या हुआ, हमने उल्टा कर दिया। आज के युवक युवतियां अपनी सरनेम कभी नहीं बताते ही नहीं। आपका परिचय, मैं सुरेश, मैं महेश, मैं मोहन, ऐसे अपना केवल नाम ही बताएंगे, ये नहीं बताए। क्यों? अरे जाति को नहीं खुली करना, जाति को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? इससे भेदभाव बढ़ता है। ऐसे भेदभाव नहीं बढ़ता, भेद होता है, भेदभाव नहीं होता है। ये समझदारी का लक्षण है। हम भेद भी नहीं बताते, माने जाति भी नहीं बताते, क्योंकि जाति का भेदभाव फिर वो आज तो नहीं बताना चाहिए। वर्ण, उससे वर्ण भी नहीं बताएंगे हम, फिर जाति नहीं, वर्ण नहीं, कुल नहीं, गोत्र नहीं, कुछ भी नहीं। हमने अपने आधारों को नष्ट कर दिया, अपनी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अब इसका विचार करके फिर बताने ही लगेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना हमारी शिक्षा उसके अनुसार होती है, ना हमारा अर्थार्जन उसके अनुसार होता है, ना हमारी विवाह संस्कार उस हिसाब से होते हैं। संदर्भ तो किसी बात के लिए नहीं है। तो हम संदर्भ भी छोड़ दिए, व्यवस्था भी छोड़ दी। ये सारी बातें जो हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों तक, पीढ़ियों तक तपश्चर्या करके, ज्ञान के बारे में विचार विमर्श करके, प्रयोग करके, अनेक प्रकार से चर्चा करके कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी। वो व्यवसाय की भी थी, आचारों की भी थी, शिक्षा की भी थी, और संप्रदाय की भी थी, और सामाजिक व्यवहार की भी थी। ये सारा व्यवहार जीवन के लिए ये जो सारी बातें बनाई थी, वो सारी बातें आज लुप्त हो गई, विस्थापित हो गई, विकृत हो गई। जैसे चुनाव, जाति नहीं चाहिए, जाति नहीं चाहिए, ऐसे घोषणा करते रहो, चुनाव तो जाति के आधार पर ही होता है। तो फिर जातिगत समीकरण ही तो ध्यान में लेते हैं, क्योंकि लेना ही पड़ता है। इतनी जाति व्यवस्था तो रूढ़ है, हम इस जाति के हैं ये तो बताते हैं, लेकिन उपयोग मात्र चुनाव का पोलराइजेशन करने के लिए होता है। शिक्षा, व्यवसाय, आचार विचार, संस्कार इसके लिए नहीं होता है। तो फिर समाज जीवन कैसे बनेगा फिर? तो कहने का क्या समझ हुआ? हाँ, तात्पर्य ये है, हाँ, तात्पर्य ये है कि हमें जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, कुटुंब जीवन का, समाज जीवन का कुछ और मूल हमारे जो आधार हैं, सांस्कृतिक आधार हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से विचार करना, अच्छी तरह से मंथन करना, चिंतन करना, और उसके आधार पर प्रबोधन के विषय क्या रहेंगे, प्रबोधन का स्वरूप क्या रहेगा, प्रबोधन की पद्धतियां क्या रहेंगी, उसके लिए सामग्री कहाँ से आएगी, इसका विचार करना चाहिए। ये मामला कोई 5-10 वर्ष में सुलझ जाएगा ऐसा नहीं है, ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है जो 25, 50, 100 वर्षों तक चलेगी। लेकिन शुरू होंगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो अनुसंधान है, शास्त्र चिंतन है, वो तो सारा राम विद्यापीठ में होगा। इसका कुटुंब में जो क्रियान्वयन है, कुटुंब में जो इसकी सुरक्षा है, वह तो पितामही विद्यापीठ में होगा। परंतु इन दोनों बातों को उचित रूप में पूर्ण समाज तक ले जाने का काम है, वो व्यास विद्यापीठ का है। इस प्रकार से तीनों विद्यापीठों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होगा। तो हमने 3 सत्रों में 3 आयामों के बारे में बात की है। पहले सत्र में जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बारे में बात की थी। दूसरे में व्यक्तिगत जीवन का प्लानिंग, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास्ताश्रम, इसकी बात की थी। और आज के सत्र में पूर्ण
सामाजिक व्यवस्थाएं और इसके अनुकूल मानस का निर्माण, इस विषय की बात की है। तीनों मिलकर एक ही है, एक ही विषय के तीन आयाम है, वह है समाज जीवन को व्यवस्थित करना। इसके लिए हमारा प्राथमिक विद्यालय से यूनिवर्सिटी तक का एजुकेशन होता है और उसका इकाई के रूप में क्रियान्वयन कुटुंब में होता है। क्रियान्वयन का क्षेत्र तो कुटुंब है, मानस निर्माण करने का काम समाज के क्षेत्र का है और इसके लिए ज्ञान आधारित विचार विमर्श करना ये काम राम विद्यापीठ का है। ऐसा हमारा ये शिक्षा का क्षेत्र चलेगा। संदर्भ है 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा, संपूर्ण राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए शिक्षा और वर्तमान विश्व स्थिति के संदर्भ में सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, इसके लिए शिक्षा, ऐसे संदर्भों में ये हमारा काम चलेगा। तो व्यास विद्यापीठ के काम के और एक आयाम का चिंतन हमने आज के सत्र में किया है। मुझे लगता है समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, प्रश्नोत्तर के लिए उतना समय कम मिलेगा, परंतु मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। नमस्कार। पत्नी सभा में लोकमत परिष्कार पर बात हुई थी जी। तो उस समय इसका पूरा विस्तृत और व्यवहारिक जो चिंतन इसके पीछे था वो समझ में आई ही नहीं थी जी। और लोकमत परिष्कार से तात्पर्य में जो छोटी छोटी बातें हम सुनते हैं उसी को लेकर के मैं तब से अब तक पढ़ भी रहा था, चर्चा भी कर रहा था। लेकिन इस आज के सत्र में जो समाज जीवन को व्यवस्थित करना या उसको समाज जीवन मत का परिष्कार है, अब समझ में आया कि उस समय जो लोकमत परिष्कार की बात अपनी सभा में की गई थी वह यही है। ये आज स्पष्ट हुआ। जी जी जी, ये यही कहना था बस। जी जी। समीर जी। जी प्रणाम ताई। नमस्कार। कुछ दिन पहले बच्चों को बाल अवस्था में जो बच्चे हैं उनको लेकर कुमार गए थे, तो कुमार से जब भी पहचान हुई, बच्चों से पहचान की, तब बातचीत में वही रो रहे थे कि आप अच्छा जीना है तो आपको स्कूल में जाना होगा, विद्यालय है, आप नहीं फंसो। तो बच्चे के मन में एक कटुता निर्माण की को संभाले और इसी व्यवस्था को हम आगे लेके जाए, तो जो अब नेतृत्व कर रहे हैं वही रो रहे हैं। क्योंकि ऐसी नहीं है, पहले होली के दिन सारे मटके फोड़े जाते थे, नए खरीदी करते थे, तो संबोधन भी कैसे हो ताकि इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। हाँ हाँ, वही तो हमारी सारी व्यवस्थाओं की और व्यवसायों की इस प्रकार से रचना होती थी कि सबको अपनी अपनी आर्थिक सुरक्षा मिले। जैसे हमारे आदिलाबाद के रविंद्र गुरुजी कहते थे कि होली के समय पूरे जितने रंग हैं गांव में बने उन सब का प्रयोग कर लो, खत्म करो, ताकि जो रंग बनाने वाला है उसको व्यवसाय मिले। मटकी फोड़ दो, ये इसका भी यही है, कुम्हारों को व्यवसाय मिलना चाहिए। नहीं, अपने कपड़े हम अपने घर में नहीं सिलेंगे, दर्जी क्या करेगा फिर? अगर आप कहेंगे कि मुझे तो शौक है और मैं अपने कपड़े खुद सिऊंगी, हाँ सियो, काम करो, उसका जो पैसा होता है वो दर्जी को दो। तो ग्राम व्यवस्था में ऐसे ही था, ग्राम व्यवसाय केंद्रीय होता था, तो हर एक को अपना व्यवसाय करने का दायित्व होता था और अपना व्यवसाय नहीं छोड़ना, दूसरे के व्यवसाय को छीनना नहीं, ये भी निर्बंध होता था।
जब समझो सुतार का बेटा है, वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुम्हार का व्यवसाय करना है, मेरी मटके बनाने में या मिट्टी के सारे पदार्थ बनाने में, वस्तुएं बनाने में रुचि है, कुशलता भी है, ठीक है, तो फिर ये आपका शौक है ना, तो शौक के पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपको यदि सीखना है तो कुम्हार के घर में जाकर रहो, 12 वर्ष तक वो काम सीखो, करो, कुम्हार के घर की सेवा करो, अर्थार्जन तुम्हारा कुम्हार का होगा, तुम्हारा अपना नहीं होगा। और फिर उसके बाद सारे कुम्हार, गांव के जितने कुम्हार हैं वो साथ मिलेंगे, उनका पंच बैठेगा, ये नया जो व्यक्ति है उसका कुम्हार के रूप में सब स्वीकार करेंगे और फिर उसका अर्थार्जन शुरू होगा। उसके बाद वो मूल सुतार का व्यवसाय है वो नहीं कर सकेगा। वो दोनों व्यवसाय एक साथ नहीं करना, ये भी करना वो भी करना। आज हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने व्यवसाय एक साथ कर रहे हैं तो इतनी अनवस्था नहीं पैदा करना। यही तो समाज के सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होती है। तो सामाजिक व्यवस्था अर्थशास्त्र को, अर्थ रचना को तो अपने अंतर्गत लेगी ही ना। समाज को समृद्ध भी होना है, व्यक्ति को काम भी मिलना चाहिए, व्यक्ति ने अपना काम सेवा के रूप में, कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, इसका प्रबोधन भी होगा। तो सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी क्या होता है कि ऐसे ऐसा अध्ययन भी हम करते हैं तो आधे अधूरे ज्ञान से शुरू हो जाते हैं, उसके और पहलू भी तो जानो। तो लोक मत परिष्कार करना है तो जिन बिंदुओं पर हमें परिष्कार करने की आवश्यकता है उस विषय को भी अच्छी तरह से सभी संदर्भों में समझना चाहिए। पहले ये क्या होता था लोकमत परिष्कार, समझो विवाह के संदर्भ में, व्यवसाय के संदर्भ में, मकान बनाने के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में कुछ व्यवस्था बदलने की इच्छा होती थी तो उसकी भी एक व्यवस्था थी। जो हमारे साधु संत होते थे वो गांव-गांव में, घर घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, फिर लोक चर्चा सुनते थे, लोक की परेशानी देखते थे, लोग कैसे कर्तव्य भूल रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं, वो भी सारा देखते थे, आकलन करते थे समाज स्थिति का। फिर वो सारा देखकर देशाटन करते हैं तो पूरे समाज का ये प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके हर 12 वर्ष में कुंभ मेले में जाते थे। कुंभ मेले में धर्म संसद होती थी, महीनों चलती थी। ये सारे साधु संत सन्यासी समाज जीवन का जो आकलन किया है उससे जो प्रश्न निर्माण हुए हैं उन प्रश्नों को रखते थे, उन प्रश्नों की छानबीन होती थी, उसके उपायों पर चिंतन होता था और फिर जो अध्यक्ष होते थे, जो संचालन करने वाले अनुभवी धर्माचार्य होते थे, वो फिर नई व्यवस्थाएं देते थे, नए नियम बनाते थे। सभा में, धर्म सभा में वो मान्य होती थी, वो भी एक संसद ही है। चर्चा करने के बाद निष्कर्ष को रखा जाता था, फिर वो प्रस्ताव पारित होते थे और फिर से सारे साधु सन्यासी संत महात्मा सब पूरे देश भर में उसको ले जाते थे और अपनी कथाओं में, अपने वार्तालापों में, व्यक्तिगत इसमें पंचायतों में ये सारे मुद्दे रखते थे और फिर पंचायतें होती थी, ग्राम पंचायत होती है हो या जाति पंचायत होती हो, वे अपनी जाति के व्यवहार के नियम बदलते थे। फिर वो विवाह के हो, फिर वो रीति रिवाज हो, पूजा पद्धति हो या व्यवसाय की पद्धति हो या भवन रचना हो, वो बदलते थे। ऐसे वो व्यवस्थित होता था, ऐसे नहीं कि किसी ने बता दिया और सबने लागू कर दिया, ऐसे भी नहीं होता था। तो परिवर्तन भी होता था, तो लेकिन परिवर्तन की एक निश्चित प्रक्रिया होती थी, परिवर्तन करने का, उसको मान्य करने का एक विधान होता था। वो धर्म संसद कर सकती थी, धर्माचार्य कर सकते थे,
और समाज जीवन उसको मानता था। जिसके किसी के भी मन में आया वो ऐसे ही हो जाता था, ऐसे नहीं था। परंतु हम इन बातों में जानते ही नहीं है कि ये होता कैसे था, ये नियम बने कैसे, ये व्यवस्थाएं बनी कैसे, ये रीति रिवाज बने कैसे, वो हम जानते ही नहीं, क्योंकि उसका अध्ययन हम नहीं करते। हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने वाला समाज शास्त्र भारत की संस्कृति पर आधारित, भारत की परंपरा पर आधारित समाज शास्त्र है ही नहीं। वो तो समाज शास्त्र अपने भारतीय समाज को गाली प्रदान करने के लिए, आलोचना करने के लिए ही है कि ये भारतीय समाज कितना पिछड़ा है, कितना अंधश्रद्धावान है, यहाँ अस्पृश्यता है, यहाँ सती प्रथा है, यहाँ बाल विवाह है, यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है। एक भी बात अच्छी तो नहीं लिखी जाती, क्योंकि कम्युनिस्टों ने और अब्राहमिक चिंतन वाले लोगों ने समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, पाठ्य पुस्तकें तैयार की है, इतिहास की पुस्तकें बनाई है, संस्कृति पढ़ाई जाती है, इस रूप में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। ये सारा का सारा अभारतीय है और हम पढ़ते जा रहे हैं। उसके आधार पर अर्थनीति बनती है, उसके आधार पर व्यवसाय बनते हैं। तो ऐसे ये सारा हमको, ये पाश्चात्य जीवन विचार, ये कम्युनिस्ट जीवन विचार हमको अंतर्बाह्य ग्रस रहा है। जी ताई। जी पूनम जी। हाँ नमस्ते ताई, मैं विनोद सिन्हा दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था थी जो व्यवसाय के अनुसार होती थी जी। तो, और अगर ये वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के अनुसार होती है तो फिर ये जाति क्या है? जाति कहाँ से आ गई? एक वर्ण में अनेक प्रकार के व्यवसाय होते थे। उन अनेक प्रकार के छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर जाति बनती थी। जैसे ब्राह्मण वर्ण है तो उसमें अनेक प्रकार के व्यवसाय है ना, वैद्य का व्यवसाय भी है, राजा के यहाँ अमात्य बन सकते हैं ब्राह्मण, शिक्षा के क्षेत्र में, पौरोहित्य के क्षेत्र में, भोजन बनाने के क्षेत्र में, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में, ऐसे अनेक प्रकार के ब्राह्मण वर्ण के भी काम है। उन कामों को करने वाली फिर जातियां हैं। जैसे कोई याज्ञनिक होता है तो यज्ञ के क्षेत्र में, कोई पुरोहित होता है, कोई आचार्य होता है, कोई शास्त्री होता है, कोई पुरोहित होता है, कोई उपाध्याय होता है, कोई दवे होता है, कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है। चतुर्वेदी से क्या अभिप्रेत है? चारों वेदों का अध्ययन करना। मुझे एक बार मैंने बहुत अच्छा इसका संदर्भ सुना था एक बौद्धिक में। जर्मनी में हम कहते हैं ना संस्कृत का अध्ययन होता है, वेदों का अध्ययन होता है, तो जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी ने अपने दीक्षांत समारोह के लिए भारत में से एक चतुर्वेदी को निमंत्रित किया। उसकी सरनेम चतुर्वेदी थी, यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाते थे और विख्यात थे वैसे, तो चतुर्वेदी को बुलाया। अब जब जर्मनी में अपने हवाई जहाज से वो उतरने लगे तो उनका स्वागत करने के लिए चारों वेदों के ज्ञाता ऐसे छात्र और आचार्य मंत्र पाठ करते हुए उसके वेशभूषा में वहां उपस्थित थे। और ये महाशय उतरे टाई सूट बूट में। उन्होंने, वो जो कुलपति थे जर्मनी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इनको उतर कर बाहर आने ही नहीं दिया। जाओ, वापस चले जाओ, हमको ऐसे चतुर्वेदी नहीं चाहिए। अब हमारे चतुर्वेदी तो कितने लोग होते हैं, त्रिवेदी कितने होते हैं, द्विवेदी कितने होते हैं, दवे कितने होते हैं। उनको याद भी है क्या कि वेदों के आधार पर हमको सरनेम मिली है? ऐसा है। तो वर्षों से, शतकों से हमने इसको भुला दिया और केवल उसका स्मरण रहा, केवल नामाभिधान रहा, नाम के पीछे जो अभिप्रेत है वह नहीं रहा।
ऐसा होता है। जातियां वर्णों के अंतर्गत फिर जातियां होती हैं। अच्छा, हाँ, एक ठीक। वर्ण में अनेक जातियां होंगी। नमस्कार ताई। जी नमस्कार। हाँ, मैं पूनम मिश्रा बात कर रही जी हूँ। हाँ, मेरा जी प्रश्न हाँ, ये है हाँ कि हाँ जैसे कि आपने आज जिक्र किया कि हाँ। आ, जब कुल स्वामिनी और कुल स्वामी, गृह ठीक है, स्वामिनी। हाँ, गृह स्वामिनी और हाँ, गृह गृह स्वामी, स्वामी। सॉरी। हाँ तो हाँ वो जो है, जब उनको पिता अपना व्यवसाय, और जब बहू नहीं आती है तो वो गृह स्वामिनी हो कहलाती है। हाँ हाँ तो किंतु जब वो आती है तब तो उनका जो उम्र होता है वो काफी छोटा होता है और उनको अनुभव भी इतना नहीं होता है। हाँ तो हाँ। बेटे को जो हम गृह स्वामी का जो पदवी देते हैं, तो हम्म। पिता क्या पूर्ण रूप से जब उनको दे देते हैं तो क्या पिता सेवानिवृत्त हो जाते हैं अपने व्यवसाय से, या हाँ वो नहीं, उसका हाँ जिम्मेदार हाँ रहते हैं? जी जी जी, मैं बताती हूँ। अरे आते ही वह गृह स्वामिनी नहीं बनती, वो तो बहू ही होती है, गृहिणी होती है। गृह स्वामिनी तो उसकी सास है अभी। फिर जरा रीति नीति सीखती है, कुल रीति सीखती है, सारा घर कैसे चलता है वो देखती है। तब जरा 5-10 वर्ष में फिर वो सास उसको गृह स्वामिनी बनाती है। ऐसे थोड़े आते ही थोड़े बन जाती है गृह स्वामिनी, वो गृहिणी होती है। अब समझो एक पिता के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधुए हैं, तो चारों थोड़ी गृह स्वामिनी होंगी। जब तक साथ में रहेंगी तो पूरे घर में एक ही गृह स्वामिनी होती है। तो अभी कैसे हमारी कविताएं कथाएं आती है ना, कि एक ससुर जी ने सोचा कि मेरी 4 बहुओं में से गृह स्वामिनी किसको बनाया जाए, माने घर का संचालन किसको दिया जाए। तो इसके लिए परीक्षा की उसने। तो परीक्षा में उसने क्या किया, थोड़े गेहूं के दाने दिए और कहा इसको सुरक्षित रखो, मैं जब मांगूंगा तब देना। तो एक ने तो क्या क्या 1 वर्ष के बाद मांगे, तो एक ने कहा मैंने तो दाने फेंक दिए, मैं जब भी होगा कोठार में से लाकर दे दूंगी। तो कोठार में से लाकर दे दिया। ससुर जी ने कहा ये तो मैंने दिए, वो नहीं है। तो आपने दिए थे, वो तो मैंने फेंक दिए। दूसरे ने कहा मैंने सुरक्षित डिब्बे में रखे, देखा तो वो सड़ गए थे। चौथी ने कहा, तीसरी ने क्या किया वो मुझे ठीक से स्मरण में नहीं है। चौथी ने कहा कि आपके दाने वापस चाहिए तो आपको तो खेत में आना पड़ेगा। खेत में जाकर दिखाया, ये पूरा खेत है, वो आपके दाने हैं, मैंने 1 के 1000 किए हैं। उसको गृह स्वामिनी बनाया। तो ऐसे वधु परीक्षा ऐसे भी होता था कि घर कौन चलाएगा, तो उसमें घर चलाने की कुशलता, दक्षता और गुण है कि नहीं, वो देखना। तो अब ये बातें हैं ना, अभी हम करेंगे तो उसमें से इतने प्रश्न निर्माण होंगे, इतने निर्माण होंगे कि इसका अंत नहीं। मैंने केवल प्रतीक रूप में, उदाहरण के रूप में कुछ बातें बताई हैं। इसमें बहुत अधिक अध्ययन चिंतन करने की आवश्यकता है। थोड़ा सुना और थोड़ा आगे बढ़ाया ऐसे नहीं होता। मैंने केवल उदाहरण दिए हैं, केवल कुछ सूत्र बताए हैं। सूत्रों को ऐसे के ऐसे नहीं देना, उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। पिता भी व्यवसाय का अधिकार देता है, परंतु उसका अनुभव, उनकी कुशलता, उनके मार्गदर्शन करने की क्षमता, वो तो सब पुत्र को चाहिए। और पुत्र भी उसको पूछेगा और पिता देगा। व्यवसाय काम नहीं करना ये नहीं है, निवृत्त होना माने काम नहीं करना ये नहीं है, काम तो करना चाहिए। बुद्धि से, मन से, शरीर से विमुख नहीं हो सकते आप समाज से, घर से या जीवन से। काम तो करना ही है। ठीक है ताई, समय हो धन्यवाद। गया। जी। शांति मंत्र करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।